इंस्पेक्शन आपने करनी है और इंस्पेक्शन जो होती है वो एक जनरल इंस्पेक्शन होती है और जनरल इंस्पेक्शन हमें करवा दी भाई ने कि हमने देखा कि इसको पॉली लगा हुआ है और इसको आईवी लाइंस भी लगी हुई है। ठीक है, आप तबीयत तो ठीक है, तबीयत खराब हो तो बता देना, हम छोड़ देंगे, सही है। तो एनीमिक भी है पेशेंट और साथ इसको आईवी लाइन भी लगी हुई है, पॉली कैथेटर भी इसका डला हुआ है। उसके बाद जो है हम चेस्ट के इंस्पेक्शन पे आ जाते हैं। स्पेसिफिकली चेस्ट के इंस्पेक्शन के अंदर जो है ना वो हमने देखनी है कि शेप ऑफ चेस्ट कैसी है। ठीक है, नॉर्मली जो होती है शेप ऑफ द चेस्ट एलिप्टिकल होती है, उसमें हम ये वाला डायमीटर देखते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स, और ये एंट्रोपोस्टीरियर होती है। ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली एंट्रोपोस्टीरियर से। सो हमने इसकी शेप देख ली, वो नॉर्मल है। फिर हमने इसकी देखो ये स्पाइन देख ली, ये सीधी है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, डिफॉर्मिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि इसका कोई ब्रीदिंग की वजह से कुछ इंटरकॉस्टल रिसेशन तो नहीं हो रही है। पेशेंट को भी आपने फोकस करना है इसके, मतलब उसमें ये होता है कि जब पेशेंट टेकेटनिक हो तो यहाँ पर जो इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं उसमें रिसेशन हो रही होती है, मतलब बाकायदा ग्रूव्स बन रहे होते हैं, मतलब डिप्रेशन बन रही होती है। तो वो भी नहीं है। रेस्पिरेशन भी ठीक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है रेस्पिरेशन। इसके अलावा कोई वो भी नहीं है एस्पिरेशन मार्क्स। अक्सर औकात भी होता है कि वहां पर मरीज होता है प्लूरल इफ्यूजन का, ठीक है ना, एग्जाम में, तो यहाँ पर पट्टी लगी होती है, तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ से इन्होंने टैप की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो इंस्पेक्शन हमने की है उसके अंदर हम कहेंगे कि शेप ऑफ द चेस्ट इज नॉर्मल, ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर एज कंपेयर टू एंट्रोपोस्टीरियर, स्पाइन इज आल्सो नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी नॉर्मल है, कोई इंटरकॉस्टल रिसेशन नहीं है, कोई एस्पिरेशन मार्क्स नहीं, नथिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं पैल्पेशन पे। पैल्पेशन में हमने पेशेंट को हाथ लगाना है। बिफोर वी टच द पेशेंट विल आस्क द परमिशन, और इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है पेशेंट को। ये मैं आपकी छाती को हाथ लगा लूं, कमर को दर्द तो नहीं है कोई। अब मैंने यहाँ पर ऐसे करके टेंडरनेस देखी। स्पाइन टेंडरनेस जो होती है वो आमतौर पे कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या पॉट्स डिजीज हो, उसमें ना सिर्फ टेंडरनेस होती है बल्कि डिफॉर्मिटी भी बनी होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखी है। दूसरा स्टेप जो आपका आ जाता है पैल्पेशन में वो है चेस्ट एक्सपेंशन। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमने ये देखना है कि चेस्ट नॉर्मली एक्सपेंड करती है, दोनों साइड पर इक्वल है या नहीं। 3 जगहों पर हम चेस्ट एक्सपेंशन करते हैं। एपिकल एरिया पे ये ऐसे करते हैं, इधर देखिए, इधर फोकस करें। ये मैंने अपने अंगूठों की मूवमेंट को देखना है। लंबा सांस लें, ये कि मेरे अंगूठे जो हैं, ये जो थोड़ा सा स्लाइट सी मूवमेंट आती है इक्वल है या नहीं, राइट और लेफ्ट की। उसके बाद मैं मिडल में आऊंगी और यहां पर मैं इनको देखूंगी। ये देखिए, लंबा सांस, ये मूवमेंट इक्वल है, किसी साइड की कम तो नहीं है। फिर नीचे लंबा सांस लें, ठीक हो गया। फर्दर हम इसको कंफर्म करते हैं इंचिस टेप से। वो हम निप्पल के लेवल के ऊपर इंचिस टेप रखते हैं और हम उसको फिर पेशेंट को कहते हैं कि लंबा सांस ले। तो नॉर्मल एक्सपेंशन 4 से 6 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। अगर उससे कम है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो एक्सपेंशन है, चेस्ट कोई डिजीज है, कोई मसल का प्रॉब्लम है या अंडरलाइन लंग का कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से जो एक्सपेंशन है वो, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं ना, मुझे सब नजर आ रहा है। आगे आगे आ जाए, ये आपकी चेस्ट एक्सपेंशन। फिर अगला स्टेप होता है वोकल फ्रेमेटिस का। वो मैं यूजुअली नहीं करती। उसकी वजह यह है कि वोकल रेजोनेंस के अंदर हम वही चीज देख रहे होते हैं। वोकल रेजोनेंस या वोकल फ्रेमेटिस जो होती है वो हम बेसिकली इस तरह चेक करते हैं। बता मैं आपको देती हूँ। यहां पर हाथ रखते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस पे ऊपर, 1 2 3 बोले 1 2 3, फिर इधर, फिर बोले, फिर ये बेसिकली वोकल फ्रेमेटिस जो होती है ये डिक्रीज हो जाती है। वाइब्रेशन सी आपके इधर इस बॉर्डर पे फील होती है। ये डिक्रीज हो जाती है प्लूरल एफ्यूजन के अंदर, कंसोलिडेशन में, कोई ट्यूमर है, ठीक है, इन सब में ये डिक्रीज हो जाएगी। वाइब्रेशन सी फील होती है, आवाज की वाइब्रेशंस। और ये इंक्रीज हो जाती है फाइब्रोसिस में और कोलैप्स में और कैविटी में। इस बच्ची को क्या समझ आ रहा है जो उधर पीछे खड़ी है सबसे? अच्छा, ठीक है। क्यों कम हो जाती है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जब आप सांस लेते हैं या आप बोलते हैं तो पहले आपके पास आएगा लंग,
लंग के बाद आपका आएगा मसल, चेस्ट मसल, फिर स्किन आएगी। अब अगर लंग के ऊपर फ्लूइड है या कोई ट्यूमर है, सॉलिड चीज पड़ेगी, तो इसका मतलब एक एडिशनल लेयर ऐड हो गई आवाज की ट्रांसमिशन में, उस वजह से वोकल रेजोनेंस कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो फाइब्रोसिस है या कोलैप्स है या कैविटी है, उसमें तो लंग का पोर्शन गायब हो गया है, तो एयरवे नंगा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई लंग नहीं है। कैविटी के अंदर क्या है, उस पर लंग नहीं है ना। इसी तरह कोलैप्स में क्या है, लंग का वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, तो वो एयरवे जो है उसके ऊपर लेयर्स जो हैं वो कम हो गई है, वो सिर्फ लंग की खत्म हो गई है, मसल है उसके, तो इसलिए उसके अंदर ज्यादा हो जाएगी वोकल प्रेमेटिस या वोकल रेजोनेंस। प्रेमेटिस हम हाथ से करते हैं, रेजोनेंस हम चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप से। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आ जाती है आपकी परकशन। ये बैक ऑफ द चेस्ट का मैं आपको करवा, परकशन के अंदर जो है वो आपने एपिकल एरिया के अंदर करना होता है, उसके बाद यहाँ पर मिडल एरिया पर करना होता है, लोअर एरिया पे करना होता है, एक्सिलस को आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसके लिए आप कहते हैं ये वाला हाथ इधर रख लें इस कंधे पर, वो वाला हाथ इधर रख लें, इधर वाला, इससे आपकी स्केपुला वाइड चली गई है। अब आपके पास जगह ज्यादा है परकशन की, तो परकशन आप जो है वो इस तरह से करते हैं। और परकशन से पहले आपने जरूर मरीज को बताना है कि ये मैं अपनी उंगली पे मारूंगी, ये आपको नहीं लगेगा, ठीक है, चोट लगे फिर भी बता देना। साथ ही कंपेयर, साथ ही कंपेयर, कंपेयर, और एक्सिलस को जरूर करना है। क्यों एक्सिलस को करना है? क्योंकि यहाँ पर तीनों आपके जो लोब्स हैं ना एक्सिलस के अंदर होते हैं। आपको पता है एनाटॉमी से, आपको पता है कि लंग के जो इंटीरियरली लोब्स कौन कौन से होते हैं, आगे फ्रंट पर अपर और मिडिल होता है ना, पोस्टीरियर तो नहीं होता। यहाँ पर एक्सिलस के अंदर तीनों आ रहे होते, तो कोई भी पैथोलॉजी अगर होगी तो वो यहाँ पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, तो ये जरूर आपने करना है। उसके बाद आपने फिर आ जाती है आपकी ऑस्कल्टेशन, ठीक है। ऑस्कल्टेशन के अंदर आपने लंबा सांस लें, लंबा सांस लें, लंबा सांस, लंबा सांस लें। इस तरीके से, जिस तरीके से आपने परकशन किया उसी तरीके से जो है ना वो आपने ऑस्कल्टेशन भी कर लेनी है। ऑस्कल्टेशन को